वलाकिया के किले के अंधेरे रास्तों में रात का गहरा सन्नाटा, सिर्फ जलती मशालों की हल्की आवाज और हवा के सुस्त रूप से टूट रहा था। ऐसे में वलाकिया के दोनों युवराज आपस में कुछ गंभीर बातें कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है व्लाद, आखिर ये ट्रेटर है कौन? किसकी इतनी हिम्मत कि वो फादर से बिट्रे करने की सोच रहा है? फिर गलत बिग ब्रदर, बिट्रे करने की सोच नहीं रहा है, वो ऑलरेडी बिट्रे कर चुका है। पर कौन है वो? यही तो हमें पता लगाना है बिग ब्रदर। व्लाद की बात सुनकर मर्सिया एक पल के लिए चौंक गया। हमें पता लगाना है? What do you mean? सिंपल सी बात तो बोली है मैंने बिग ब्रदर, हमें फादर की हेल्प करनी चाहिए। अंकल बॉगडेन उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है वो उस अटैक के फेल होने के बाद इस बात के लिए अलर्ट हो चुका होगा। वो अपने ट्रैक्स को कवर करना स्टार्ट भी कर चुका होगा ताकि अंकल बॉगडेन उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। बात तो तुम्हारी सही है, बट इन दैट केस हम भला उसे कैसे ढूंढ पाएंगे? और वैसे भी वो पकड़े जाने के लिए वेट नहीं कर रहा होगा। गॉड नोस वो वलाकिया में है भी या नहीं, और अगर है भी तो ही कैन बी एनीवेयर। फिर हम कैसे? हमें उसे नहीं ढूंढना है बिग ब्रदर, फिर हमें उसे ढूंढना होगा जो ये जानता हो कि वो है कौन। क्या बोल रहे हो व्लाद? ऐसे रिडल्स में क्यों बात कर रहे हो? क्लियरली बोलो जो भी बोलना है। और वो बिग ब्रदर, सिंपल सी बात है, जो कोई भी ट्रेटर है वो अकेले तो काम नहीं कर रहा है। उसका अपना एक नेटवर्क है जिसके थ्रू वो डेफिनेटली फादर पर नजर रख रहा है। राइट, और इसीलिए उसे पता था कि अटैक कहां करना है। बट व्लाद, इसका मतलब वो फादर के काफी क्लोज है, क्योंकि फादर के साथ हम लोग कहां जा रहे हैं ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी, और इसीलिए उसने वो एम्बुश सेट किया। एग्जैक्टली, और भले ही वो अलर्ट हो गया हो, पर वो अभी भी यहाँ की इंफॉर्मेशन निकलवा रहा होगा। एंड दैट मीन्स कि उसके लोग यहाँ होंगे, I mean हमारे घर में, इन आ फोर्ट। हमें बस उसे ढूंढना है। करेक्ट, चलो फिर फादर को ये बात बताते हैं। नो बिग ब्रदर, हम फादर को कुछ नहीं बताएंगे। बट व्हाई? क्योंकि फादर उसे ढूंढने के लिए अपने सोल्जर्स को बोलेंगे, और ऐसा करने पर उस ट्रेटर के लोग भी अलर्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो एक हो या फिर कई, हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये काम हमें ही करना होगा। यू आर राइट व्लाद, सोल्जर्स का पूरे फोर्ट में सर्च करना सही नहीं होगा। अंकल बोगदेन को उस ट्रेटर को बाहर ढूंढने देते हैं, और इस फोर्ट में उसके साथियों को हम दोनों ढूंढेंगे। सो कब स्टार्ट करना है? आज से ही, when it is dark and when everyone is fast asleep, क्योंकि ऐसे काम रात को ही किए जाते हैं। व्लाद और मर्सिया अपने लेवल पर उस गद्दार को ढूंढने की कोशिश करने वाले थे, मगर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। और आसान तो आमेनहोतेप के लिए भी नहीं रह गया था ऑटोमन्स की कैद में रहना। वलाकिया से हजारों मील दूर ऑटोमन साम्राज्य के एक ठंडे और अंधेरे कैद खाने में वो 12 साल का लड़का आमेनहोतेप लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका जिस्म छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक आग थी जो इतने दिनों से लगातार टॉर्चर झेलने के बाद भी बुझी नहीं थी। उसने अपने आप को रा, सूर्य देवता के भक्त के रूप में समर्पित किया था, लेकिन अब उसकी हिम्मत और विश्वास को एक नया खतरा चुनौती दे रहा था। ये देखो, ये मिस्री बच्चा फिर से अपनी औकात भूल गया। क्यों बे, खुद को क्या समझता है तू? बाकी कैदियों को खान में काम रोकने के लिए भड़का रहा था। साला, अब तुझे ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू अपने भगवान का नाम भी भूल जाएगा। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरी रूह राह के साथ है। मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा, कभी नहीं। आमेनहोतेप खान में काम कर रहे बाकी कैदियों को बगावत के लिए उकसाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था, और अब सजा के रूप में दर्द और तकलीफ उसका इंतजार कर रही थी। उसके जिस्म पर नए जख्म बन रहे थे, लेकिन उसका हौसला अभी भी टूटा नहीं था। बागी बनने चला है, और ले, और ले। आमेनहोतेप मार खाते खाते बेहोश हो गया, लेकिन उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। बस करो, वो बेहोश हो चुका है। हाँ, मजा नहीं आया। एक तो कमीना चीखता भी नहीं, न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है।
इसीलिए तो सुल्तान ने इसको जिंदा रखा है। बहुत मजबूत है ये लड़का, पर एक दिन ये भी टूटेगा। चलो अब इसको उठाकर इसके कैद खाने में फेंक देते हैं। आमेनहोतेप को वापस अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया। भूख प्यास से बेहाल वो लड़का होश में आया भी तो थकान और दर्द के चलते नींद ने उसको दबोच लिया और वो सपनों की दुनिया में खो गया। लेकिन आज उसके सपनों में कुछ अजीब होने जा रहा था। आमेनहोटेप, कौन? देवता रा? क्या ये आप हैं? नींद में भी आमेनहोतेप अपने भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन उसके सपनों में आने वाला रा नहीं, कोई और था। तेरा राग तुझे छोड़ चुका है। तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। ये जंजीरें, ये दर्द, ये सब तेरा देवता तुझे दे रहा है। मेरी तरफ आ। मैं वेपवावेट तुझे युद्ध की शक्ति दूंगा। मैं तुझे आजादी दूंगा। बस मुझे अपना देवता मान ले। नहीं, रा मेरे देवता हैं। मेरा सर सिर्फ उनके आगे झुकेगा। रहा वो आएगा तब न तू सर झुकाएगा। आमेनहोटेप, रा डरपोक है, वो कभी नहीं आएगा। सच को स्वीकार लो बेटे, सच को स्वीकार लो। नहीं, रा आएंगे। रा मुझे यहाँ से आजाद कराएंगे। रा आएंगे, रा आएंगे। उनको आना ही होगा। वो नहीं आएगा। ये क्या था? कैसा अजीब सा सपना था। पर क्या ये सिर्फ सपना ही था या फिर कुछ और? आमेनहोतेप नींद से जाग उठा था। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विपवावित की आवाज उसके जहन में गूंज रही थी, जैसे कोई शैतानी ताकत उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी आंखें बंद की और रा का नाम जपना शुरू किया, लेकिन उसका मन दुविधा में था। उसका ईमान हर दिन एक नई परीक्षा से गुजर रहा था और उसके जिस्म पर मौजूद हर एक घाव उसके विश्वास पर चोट कर रहा था। वलाकिया की सीमा से कुछ दूर ऑटोमन साम्राज्य के एक शिविर में सुल्तान महमेद अपने सामने खड़े एक शख्स को ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक चतुराई की चमक थी, जैसे एक शतरंज का उस्ताद अपने अगली चाल के लिए तैयारी कर रहा हो। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में एक संदेश पत्र था। ये संदेश व्लादिस्लाव का है ना? क्या चाहिए उसे? जी सुल्तान, लॉर्ड व्लादिस्लाव का कहना है कि वो आपके साथ एक समझौता करना चाहता है और समझौते के रूप में वो आपको ट्रिब्यूट के तौर पर वलाकिया की सदर्न बॉर्डर पर शांति देने का वादा करते हैं। बदले में वो चाहते हैं कि आप उनके राज को समर्थन देंगे जब वो वलाकिया के थ्रोन पर बैठेंगे। तो व्लादिस्लाव अपने चाचा के खिलाफ गद्दारी कर रहा है और वो मुझसे दोस्ती चाहता है, मगर मेरे पास मौजूद खबर के हिसाब से तो वो हुनयादी के साथ सौदा कर चुका है। सुल्तान, लॉर्ड व्लादिस्लाव आपसे मिलकर आपको पूरी बात समझाना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि आपको उनका पर्सपेक्टिव सही लगेगा। बहुत चतुर है तुम्हारा व्लादिस्लाव, लेकिन वो भूल गया कि मैं भी शतरंज का खिलाड़ी हूं। पर ठीक है, हम व्लादिस्लाव से मिलेंगे। जाओ दूत, अपने लॉर्ड को हमारा पैगाम दो। जी सुल्तान, मैं लॉर्ड व्लादिस्लाव को आपका संदेशा दे दूंगा। वो ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे कि आप मीटिंग के लिए मान गए हैं। अब चलता हूँ। सलाम सुल्तान महमद। महमेद की मुस्कान उसके इरादों को बयां कर रही थी। वो वलाकिया पर कंट्रोल पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, कुछ भी। महमेद और हुनयादी की जंग के बीच में
वलाकिया एक दीवार बनकर खड़ा था और अब दोनों ही किसी भी कीमत पर उस दीवार को गिरा देना चाहते थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस दीवार में एक ऐसी तोप लगी थी जो किसी के भी चीथड़े उड़ा सकती थी, और उस तोप का नाम था व्लाद। वलाकिया के किले में रात का अंधेरा एक भयानक छाया की तरह फैल चुका था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हर कदम की गूंज एक छुरी की तरह दिल को छेद रही थी। व्लाद और मर्सिया अपने पिता के किले में छुपे गद्दारी के जाल को खोलने के लिए अपने कमरों से निकल चुके थे। उनका प्लान था हर कमरे, हर कॉरिडोर और हर कोने में छुपे हुए राज को ढूंढ निकालना। लेकिन अंधेरे में छुपा एक खतरा उनका इंतजार कर रहा था। व्लाद, इस बार हमें बहुत संभल कर चलना होगा। अगर उस ट्रेटर के लोग यहाँ हैं तो ये पॉसिबल है कि वो हम पर भी नजर रख रहे होंगे। हाँ बिग ब्रदर, इसलिए हम अलग अलग जाएंगे। तुम वेस्टर्न विंग देखो, मैं ईस्टर्न साइड और टंगियंस की जांच करता हूँ। अगर कुछ डाउटफुल दिखेगा तो डू नॉट एंगेज। अगर कुछ भी दिखेगा तो तुम चुपचाप वापस आकर मुझे बताओगे। इज दैट क्लियर व्लाद? रिलैक्स बिग ब्रदर, मैं अपना ध्यान रख लूँ। व्लाद, ओके, मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा। अब चले। दोनों भाई अपने अपने रास्ते पर निकल पड़े। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। किला जो कभी उनका घर था अब एक जंग का मैदान लगने लगा था, जहां हर छाया, हर आवाज एक दुश्मन हो सकती थी। व्लाद की आंखों में एक शिकारी जैसा जोश था, जबकि मर्सिया के मन में अपने छोटे भाई के लिए चिंता बढ़ रही थी। व्लाद ईस्टर्न विंग के अंधेरी डंजन्स में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटी सी मशाल थी, जिसकी रोशनी अंधेरे को छेदने के लिए काफी नहीं थी। ऐसे मुश्किल माहौल में भी उसका चेहरा शांत और सख्त था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चुपके से चल रहा हो। ये क्या था? लगता है आसपास कोई है। व्लाद ने अपनी मशाल को थोड़ी सी रोशनी के लिए हवा दी, लेकिन अंधेरा उसे निगल रहा था। उसने अपनी तलवार के हैंडल पर हाथ रखा और धीरे से मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। कोई तो है, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। मुझे किसी भी तरह उसे बाहर आने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। व्लाद को यकीन हो चुका था कि वो अकेला नहीं था। उसने अपनी तलवार थोड़ी सी खींच ली और अपने कदमों को और संभाल कर आगे बढ़ने लगा, आने वाले खतरे को फेस करने के लिए पूरी तरह तैयार। दूसरी तरफ मर्सिया वेस्टर्न विंग के पुराने बैरक्स के पास पहुंचा था। वहां की हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराने खून और पसीने की महक। उसने अपनी मशाल को थोड़ा मूव किया और अचानक उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। एक आदमी भारी आर्मर पहने चुपके से एक कमरे की तरफ जा रहा था। कौन है वहां? उस आदमी ने पलट कर देखा और मशाल की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। ये जनरल बॉगदैन था, व्लाद द्वितीय का विश्वास पात्र सेनापति। मार्सिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस वक्त? हो अंकल बोगदिन, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात को? मैं किले की सुरक्षा की जांच कर रहा था। तुम्हारे फादर ने मुझे उस ट्रेटर की तलाश का जिम्मा दिया है। एनीवे, मार्सिया, तुम्हें इस समय अपने रूम में होना चाहिए। इस तरह रात को घूमना सेफ नहीं है, खासकर ऐसे टाइम में जब हमें ये पता है that there is a traitor in our house। अंकल बोगदिन, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, बट ये बात हमें भी परेशान कर रही है कि हमारे बीच में एक ट्रेटर है। तुम सही कह रहे हो मार्सिया, तुम्हारा परेशान होना बनता है। इनफैक्ट वालाकिया में हर किसी को इस बात की चिंता होनी चाहिए, बट मुझ पर ट्रस्ट रखो, मैं उस गद्दार को ढूंढ लूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक। मर्सिया ने बॉगदैन की आंखों में देखा और उसे एक गहरी चिंता दिखाई दी, और उसके मन में एक छोटा सा शक भी जाग उठा था बॉगदैन को लेकर। लेकिन फिलहाल उसने वहां से जाना ही बेहतर समझा। मैं चलता हूं अंकल बोगदिन,
गुड नाइट। गुड नाइट मार्सिया। बोगदैन मर्सिया को जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन जैसे ही मर्सिया उसकी आंखों से गायब हुआ, वो भी अपने रास्ते चल दिया। वलाकिया से हजारों मील दूर ऑटोमन साम्राज्य के एक गंदे और अंधेरे कैद खाने में अमेनोतेप जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसका जिस्म जख्मों से छलनी था, उसका खून जमीन पर टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी जिसे महमेद ने देखा था। और महमेद इस समय खड़ा होकर उस आग के बुझने का इंतजार कर रहा था। अमेनोटेप, तू एक अजीब लड़का है। तुझ में एक आग है, एक जुनून, जो मुझे अपने आप की याद दिलाता है, अपने बचपन की। जब मैं तेरी उम्र का था तब मैं भी ऐसा ही था। कोई मुझे झुका नहीं सकता था। लेकिन जानता है अमेनोटेप, दुनिया में सिर्फ एक महमद हो सकता है। तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते सुल्तान? क्यों इस तरह मेरी रूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुझे मारना आसान है, लेकिन तुझे तोड़ना वो एक खेल। तेरा ये विश्वास, तेरा ये राह का देवता, मैं देखना चाहता हूं कि तू कितनी देर तक इससे थामे रखता है। जब तू टूटेगा तब मैं जीतूंगा। और मारो इसे। राह मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं टूटूंगा नहीं। तुम हारोगे महमद, तुम हारोगे। महमेद ने एक और इशारा किया और सिपाहियों ने अमेनहोतेप के जिस्म पर और वार किए। हर चाबुक उसके जिस्म को काट रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक चीख भी नहीं निकली। उसका विश्वास, उसका जुनून हर दर्द के साथ और मजबूत होता जा रहा था। महमेद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। इसे तब तक मारना जब तक ये बेहोश ना हो जाए। महमेद के जाते ही अमेनहोतेप जमीन पर गिर पड़ा। उसका खून पत्थर पर फैल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। वो जानता था कि उसका दर्द उसकी ताकत था और उसका विश्वास उसकी ढाल। हंगरी के एक सेना शिविर में जॉन हुनियादी एक बड़े टेबल के पास बैठा था। उसके सामने व्लादिस्लाव खड़ा था। हुनियादी का चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा हुआ था, जबकि व्लादिस्लाव शांत दिखाई दे रहा था। व्लादिस्लाव, तुम्हारा ये खेल अब बंद होना चाहिए। तुमने कहा था कि व्लाद ड्रैकुला को मार दोगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। चर्च मुझ पर दबाव डाल रहा है और मैं अब और वेट नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, मैं अपने प्लान के हिसाब से काम कर रहा हूँ। व्लाद ड्रैकुला को मैं अंदर से इतना वीक कर दूंगा कि बस थोड़ी सी देर और माय लॉर्ड। थोड़ी सी देर? ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मुझे तो लगता है मैंने गलत इंसान पर बेट लगा दी है। तुम्हारा अटैक तो पूरी तरह से फेल हो गया। व्लादिस्लाव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी। उसने अपने गुस्से को छुपाया और सिर्फ सर झुका दिया। माय लॉर्ड, ट्रस्ट मी, व्लाद ड्रैकुला जल्द ही खत्म हो जाएगा। जो करना है जल्दी करो, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है। यस माय लॉर्ड। व्लादिस्लाव अपने गुस्से को दिल में दबाए शिविर से निकल गया। वो जानता था कि हुनियादी उसे सिर्फ एक पॉन समझता है, लेकिन उसका अपना प्लान था। वो ना सिर्फ व्लाद ड्रैकुला को हटा देना चाहता था, बल्कि हुनियादी और महमेद दोनों को अपने हाथ में रखना चाहता था। पर यह खेल खतरनाक था और एक गलती उसकी मौत का सबब बन सकती थी। उधर वलाकिया के किले के अंदर व्लाद के कदमों की आवाज अब तेजी से गूंज रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। उसने अपनी तलवार पूरी तरह खींच ली और एक अंधेरे कोने में छुप गया। उसके दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी, लेकिन उसका मन शांत था।
जैसे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। आजा, जो भी है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। व्लाद का वार हवा को चीरता हुआ पथरीली जमीन से टकराया और व्लाद हैरान रह गया। यहां तो कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? वलाकिया के किले के अंधेरे डंजन्स में व्लाद का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अभी अभी एक छाया का पीछा किया था, पर उसकी तलवार का वार सिर्फ पत्थर से टकराया। व्लाद को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका वार खाली गया था, और अब उसके दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था। क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई थी? नो, आई एम 100% श्योर कि कोई मेरा पीछा कर रहा था, बट फिर वो गया कहाँ? मैं उस पर अटैक करने के लिए इस एरिया को इसलिए ही चुना था क्योंकि यहाँ छुपने की सिर्फ एक जगह है, और मैंने वहीं पर छुपकर उसके पास आने का वेट किया था। तो फिर वो जा कहाँ सकता है? व्लाद कंफ्यूज सा बार बार हर तरफ देख रहा था। तभी उसे पास आते कदमों की आवाज सुनाई दी और वो अलर्ट हो गया। कौन है वहां? व्लाद, ये मैं हूं। पर तुम इस अंधेरे में अकेले क्यों खड़े हो? और ये तलवार क्यों खींच रखी है? मर्सिया व्लाद के सामने खड़ा था। व्लाद अपने बड़े भाई को देखकर थोड़ा रिलैक्स हो गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस साय को ढूंढ रही थी। कुछ नहीं बिग ब्रदर, बस यहाँ एक अजीब सी आवाज सुनाई थी। शायद मेरी इमेजिनेशन ही हो। एनीवे, तुम यहाँ? इमेजिनेशन? व्लाद, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? बोल, क्या बात है? अरे कुछ नहीं बिग ब्रदर, ये कैसल इतना पुराना है, हर कोने से आवाजें आती रहती है। तुम वेस्टर्न विंग से वापस आ गए? हाँ, एक्चुअली वहां कुछ ऐसा हुआ कि मुझे वापस आना ही पड़ा। मैं बैरक्स के पास अंकल बोगदेन से टकरा गया। वो भी रात को उस ट्रेडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वेल, मुझे तो यही बताया उन्होंने। अंकल बोगदेन इतनी रात को? ये तो इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है बिग ब्रदर, कहीं अंकल बोगदेन का उस ट्रेडर से कोई कनेक्शन तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? या फिर कहीं वही? मर्सिया ने एक लंबी सांस ली। वो दोनों बोगदेन को सालों से जानते थे। उसके पूर्वज कई पीढ़ियों से ड्रैक्यूल खानदान के लिए वफादार रहे थे। इसलिए व्लाद की बात सुनकर मर्सिया थोड़ा बेचैन हो गया। अंकल बोगदेन? नहीं व्लाद, उनका खानदान हमेशा हमारे लिए लॉयल रहा है। वो ऐसा क्यों करेंगे? बिग ब्रदर, लॉयल्टी भी एक कीमत पर बिक सकती है, या फिर कोई उनकी किसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। सोचो, अगर किसी ने उनकी फैमिली को धमकी दी हो या कोई ऐसा ऑफर दिया हो जो वो ठुकरा ना सके। बिग ब्रदर, इस दुनिया में कोई भी इंसान बिक सकता है, बस सही कीमत मिलनी चाहिए। एवरीथिंग हैज अ प्राइस बिग ब्रदर, एवरीथिंग एंड एवरीवन। तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन हमें कोई सॉलिड एविडेंस चाहिए होगा। व्लाद, अगर हम बिना प्रूफ के फादर के सामने अंकल बोगदेन का नाम लेंगे तो वो हमें सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर अंकल बोगदेन के बारे में हमारा डाउट गलत निकला और वो सच में वफादार हैं, तो हम एक गलत इल्जाम लगाकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ठीक है, तो हमें और डिग करना होगा। कैसल के हर रूम, हर कॉरिडोर और हर इंसान पर नजर रखनी होगी। आई एम श्योर हम कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी होगी बिग ब्रदर, हमारे पास टाइम कम है। वी हैव टू फाइंड द एनिमी बिफोर ही स्ट्राइक्स अगेन। ठीक है व्लाद, हम जल्दी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे। आज रात तो बस स्टार्ट थी, अब हमें और डीपली इन्वेस्टिगेट करना होगा और इस कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज करना होगा। अब चलो, फिलहाल हमें सोने चलना चाहिए, वरना मॉर्निंग में फादर गुस्सा होंगे। दोनों भाई अपने मिशन पर और मजबूत इरादे के साथ निकल पड़े, लेकिन व्लाद के दिल में वो अजीब सी बेचैनी अब भी थी। उसने एक अनजान साये द्वारा पीछा किए जाने वाली बात मर्सिया को ना बताने का फैसला किया, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो साया अचानक गायब कैसे हो गया था और कहां। वलाकिया से दूर एक ऐसी दुनिया में जहां ना दिन था ना रात, बिलायल अपने आका लूसीफर के सामने खड़ा था।
उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था, जबकि लूसीफर एक गहरी शांत मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। यह जगह कोई इंसानी जगह नहीं थी, ये थी वो अंधेरी दुनिया जहां लूसीफर का राज था, यानी हेल। ये कैसे हो सकता है मास्टर लूसीफर? वो व्लाद एक इंसान मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। मैं उसके काफी करीब था, लेकिन मैंने अपने आप को इनविजिबल कर रखा था। फिर भी उसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, जैसे उसे पता था कि मैं वहां हूं। बिलायल, तुम अब भी नहीं समझ रहे। व्लाड कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो शायद उसे भी अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आई। वो अपनी दुनिया के बियॉन्ड की चीजों को महसूस कर सकता है, जैसे हमें। तुम्हें क्या लगता था मैं उसमें ऐसे ही इंटरेस्ट ले रहा हूं? नो बिलायल, ही इज स्पेशल, और ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं। सो नेक्स्ट टाइम बी एक्स्ट्रा केयरफुल। लेकिन वो एक इंसान है मास्टर, आखिर कैसे? बस बिलायल, इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं, एटलीस्ट अभी तो नहीं। याद रखो, वो एक खेल का हिस्सा है और हमें उसे खेलना है, पर सही टाइम आने पर। अगली बार उसे और डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना। वो तुझे महसूस कर सकता है, तो तुझे अपनी मौजूदगी को और छुपाना होगा। ठीक है मास्टर, मैं ध्यान रखूंगा। गुड, नाउ गो एंड कीप एन आई ऑन हिम। मुझे उसके हर एक्शन, हर मूवमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। बिलायल लूसीफर के शब्दों को अपने दिल में लेकर वापस उस अंधेरी दुनिया से निकल गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि व्लाद में ऐसी क्या शक्ति थी जो उसे इतना अलग बनाती थी। लेकिन अभी उसके पास वक्त नहीं था, उसे अपना अगला कदम सोचना था, और वो भी ऐसे कि व्लाद उसे दोबारा महसूस ना कर सके। ऑटोमन साम्राज्य के उस अंधेरे कैद खाने में आमेनहोतेप जमीन पर पड़ा था। उसका जिस्म दर्द से कांप रहा था। महमेद के सिपाहियों ने उसे बेहोश होने तक मारा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग थी। वो टूटा नहीं था, और ना ही उसका विश्वास रा के प्रति कमजोर हुआ था। तभी एक सेंट्री की कदमों की आवाज गूंजी, और एक थाली में ब्रेड और पानी का जग उसकी सेल के पास रखा था। खाना खा ले लड़के, अगर जिंदा रहना है तो। पता नहीं सुल्तान इसको जिंदा क्यों रखना चाहते हैं। आमेनहोतेप ने धीरे से आंखें खोली। उसने सेंट्री को देखा जो सेल के दरवाजे के पास खड़ा था। उसके जिस्म में दर्द की लहर दौड़ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान बन रहा था। वो धीरे से उठा। उसका चेहरा दर्द से चुर रहा था, और वो जमीन पर गिर पड़ा जैसे वो बेहोश हो रहा हो। अरे ये क्या हुआ? इससे क्या हो गया? जैसे ही सेंट्री सेल के अंदर आया, आमेनहोतेप ने एक झटके से उस पर हमला कर दिया। उसने उछलकर उस सेंट्री की गर्दन को पीछे से जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर दबाव डालने लगा। अबे छोड़ मुझे! लेकिन आमेनहोतेप ने उसका गला नहीं छोड़ा। उस सेंट्री की आंखें बंद होने लगी, और फिर उसके होश उसका जिस्म छोड़कर भाग गए। अब चलना चाहिए। आमेनहोतेप ने सेंट्री की चाबियां उठाई और सेल से बाहर निकलने लगा। उसका जिस्म दर्द से छलनी था, लेकिन उसकी रूह में एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक आवाज जो उसे रोक रही थी। आमेनहोतेप, रुक जा, ये तेरी गलती होगी। अभी भागना तुझे और खतरे में डाल देगा। वेपवाविट, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। ये मेरा आखिरी मौका है। आमेनहोतेप ने वेपवावित की आवाज को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा। वो एक अंधेरे कॉरिडोर में दौड़ रहा था। उसके कदमों की गूंज हर तरफ फैल रही थी, लेकिन उसका यह फैसला उसके लिए भारी पड़ने वाला था। उसे भागते हुए 2 ऑटोमन गार्ड्स ने देख लिया। वो लड़का भाग रहा है, रोको उसे। आमेनहोतेप ने और तेजी से भागना शुरू कर दिया, मगर वो ज्यादा दूर ना जा पाया। एक गार्ड ने आमेनहोतेप के सर पर
जोर से वार किया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन उसके दिल में अब भी वही विश्वास था, रा उसे छोड़ेगा नहीं। राह, मदद करिए राह। लेकिन रा नहीं आया और आमेनहोतेप को बेहोशी ने घेर लिया। उसकी कोशिश असफल हो चुकी थी और उसका बेहोश जिस्म जमीन पर घिसटता हुआ वापस अंधेरी कैद की तरफ बढ़ रहा था।